गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने थोड़ा सा बोहर मॉडल के बारे में बताया था। आज थोड़ा सा उससे आगे का बताते हैं। बोहर मॉडल के बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल चल जाता है और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में सबसे पहला आता है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। मैटर मतलब डी ब्रोगली इक्वेशन की बात करेंगे यहाँ पर। डी ब्रोगली इक्वेशन ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, तो इसे बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। यहाँ से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल शुरू हो जाता है, यानी कि मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत होती है यहाँ से। और डी ब्रोगली ने क्या बताया था वो देखते हैं। on radiation और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल on radiation और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। सो ड्यूल नेचर जो रेडिएशन होती है, जैसे सनलाइट की होती है, लाइट की होती है, वो रेडिएशन या जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं वो दो तरह के नेचर शो करते हैं। सो ड्यूल नेचर, और ड्यूल नेचर इट मींस कैसी नेचर शो करते हैं, दे शो पार्टिकल नेचर as well as particle nature as well as wave nature। तो दो तरह के नेचर शो करते हैं, तो पार्टिकल नेचर और दूसरी हमारी वेव नेचर शो करते हैं हमारे जो रेडिएशन होती है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में कौन आता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स particles such as electron, proton and neutron and dust particle। dust पार्टिकल मतलब जो बहुत लाइट पार्टिकल होते हैं वो इस नेचर को शो कर सकते हैं, यानी कि पार्टिकल नेचर को और उसकी वेव नेचर को। तो ये पार्टिकल तो होते ही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या डस्ट पार्टिकल, ये दोनों नेचर शो कर सकते हैं। मैटर नेचर भी, मतलब मैटर किस नेचर शो करता है, पार्टिकल, और पार्टिकल के साथ साथ वो वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से इसे सोल्व करेंगे, डी ब्रोगली इक्वेशन किस तरीके से ट्राई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या होता है, mc²। ये बताता है हमारा पार्टिकल नेचर।
क्योंकि यहाँ मास है तो मास का क्या होता है, मास पार्टिकल के अंदर मास जरूर होता है। तो ये पहली इक्वेशन है हमारी, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं हम। दूसरा E इक्वल टू सॉरी अकॉर्डिंग टू प्लांक इक्वेशन या प्लांक ही कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्लांक के अनुसार E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। इक्वेशन नंबर सेकंड ये बताती है वेव नेचर को। किसे बताती है, वेव नेचर को। अब अगर देखो इन दोनों को, इसमें पार्टिकल नेचर आ गया आपकी, इसमें वेव नेचर आ गया, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पे क्या सिचुएशन आती है, निकल के देखते हैं। इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने पर, बराबर करने पर, दोनों ही एनर्जी हैं, तो ये हो गया m c स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। क्या हो गया, m c स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें ये भी पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं c इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो क्या करेंगे हम, न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा रख देंगे, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच, न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा, सी से सी कैंसिल आउट। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन एम सी। ठीक है, ये हमारे दी गई इक्वेशन। तो यहाँ पर c जो है, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी है। अब इसमें मैं आपको बताऊं, जो वेलोसिटी है लाइट की, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से कहीं ज्यादा होती है। तो अगर इस वेलोसिटी को हम v से रिप्लेस कर दें, ठीक है, किससे रिप्लेस करते हैं, v से, तो c रिप्लेस बाय v, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन एम वी। ठीक है, क्या आ गया, मास इनटू वेलोसिटी। तो आप यहाँ से बता सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं आप, h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्या होता है, मोमेंटम होता है। मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो अब आपको यहाँ से एक बात पता चली होगी कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वी के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और करके ये लिख सकते हैं, और करके लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वी। ठीक है, और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एम। तो आपने देखा कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है, मतलब अगर ये बढ़ता है ना, मोमेंटम मोमेंटम बढ़ता है तो ये घटने लगता है। तो लैम्डा जो होता है मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हैवी ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं, तो हैवी ऑब्जेक्ट के केस में मास ज़्यादा हो जाता है, मास ज़्यादा होने से लैम्डा जो होता है, यानी कि वेवलेंथ जो होती है घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलो इसे हम लैंग्वेज की टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल्स इज
इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल inversely proportional to velocity of particles पार्टिकल की वेलोसिटी के या फिर और का क्या लिख सकते हैं और मोमेंटम के मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बात समझ में आ रही? तो वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और मोमेंटम, या मास भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिखूंगा नोट में, फॉर हैवी ऑब्जेक्ट there is no meaning of wavelength। तो यहाँ लिखा है फॉर हैवी ऑब्जेक्ट देयर इज नो मीनिंग ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका रीजन ये है क्योंकि जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है और बहुत ही कम नेग्लिजिबल होती है। तो इसलिए जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए वेवलेंथ बड़ी नेग्लिजिबल आती है, तो इसलिए वेवलेंथ का कोई मीनिंग वहाँ नहीं रह जाता। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये जो डी ब्रोगली वेव नेचर है या डी ब्रोगली जो इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट पार्टिकल पर लगती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन है। यहाँ से ये वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए भी यूज होता है फॉर्मूला। वेवलेंथ निकाल सकते हैं, यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं, और एच जो होता है ना, एच होता है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट अगला टॉपिक देखते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अनसर्टेनिटी और उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन करना मुश्किल है। देखते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा दूं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पोजीशन को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स से और वेलोसिटी को लिखते हैं डेल्टा वी से।
और जब मोमेंटम निकालेंगे उसे डेल्टा पी से भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि मास इंटू डेल्टा वी क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन it is impossible to determine uncertainty in position and velocity it is impossible to determine uncertainty in position and velocity accurately या विद एक्यूरेसी भी कह सकते हैं, विद एक्यूरेसी ठीक है, एक्यूरेसी के साथ। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन uncertainty in position and velocity simultaneously ठीक है, यानी कि इन दोनों को एक साथ नहीं मेजर किया जा सकता। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन अनसर्टेनिटी पोजिशन और वेलोसिटी विद एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों को, पोजीशन में अनसर्टेनिटी को या वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी को, सॉरी एक चीज छूट गई यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं आप अनसर्टेनिटी इन या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विद एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली, यानी कि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी को और पोजीशन में अनसर्टेनिटी को, दोनों को एक साथ डिटरमाइन करना मुश्किल होता है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इफ वी डिटरमाइन velocity with accuracy, if we determine the velocity with accuracy, अगर velocity को determine कर लिया जाए, then position of object will be uncertain अगर हम वेलोसिटी को सही मेजर कर लें, if we determine या measure, if we measure या determine velocity with accuracy, अगर वेलोसिटी को बिल्कुल ठीक नाप लें तो उसकी जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो अनसर्टेन हो जाएगी, देन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी अनसर्टेन। ठीक है, और इफ वी मेजर या डिटरमाइन
पोजीशन, अगर पोजीशन को माप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं, कि डिटरमाइन पोजीशन विद एक्यूरेसी, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट will be then velocity of object will be uncertain, फिर इसे नहीं मेजर किया जा सकता, ये अनसर्टेन हो जाएगी वेलोसिटी। तो एक टाइम में एक को ही डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विद एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली, यानी दोनों में से एक को ही एक टाइम में मेजर किया जा सकता है। याद है कि पोजीशन को मेजर कर सकते हैं या फिर वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसका डेरिवेशन देखते हैं। लेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन कितनी हो हमारी डेल्टा एक्स, फिर दूसरा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, कितनी डेल्टा वी। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मोमेंटम और अनसर्टेनिटी पोजीशन का जो प्रोडक्ट होता है वो h/4 के इक्वल होता है या उससे ग्रेटर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर अनसर्टेनिटी मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये हो जाएगा मास इनटू डेल्टा वी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मास इनटू डेल्टा वी इनटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 है ना। मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम हो गया, और पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी। तो अगर ये मेजर हो जाती है, सही है, अनसर्टेन हो जाती है, अगर ये मेजर हो जाती है तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो जाती है। तो एक टाइम में को ही मेजर किया जा सकता है, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, ठीक है। सर्टेनिटी इन पोजीशन और वेलोसिटी विद एक्यूरेसी। तो साइमल्टेनियसली को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विद एक्यूरेसी, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं मास इनटू डेल्टा वी इनटू डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4 पाई। तो यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं आप, ये भी निकाल सकते हैं, जो सभी निकालना चाहे वो निकालते हैं। डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना h/4 पाई m इंटू डेल्टा वी, m इंटू डेल्टा वी। और ये भी लिख सकते हैं आप डेल्टा वी इक्वल टू कितना h/4 पाई इंटू डेल्टा एक्स और इंटू एम, ये ऊपर ये इसे लिख सकते हैं। तो ये पोजीशन में अनसर्टेनिटी को मेजर करेगा और ये वेलोसिटी में, ठीक है। और अगर मोमेंटम में लिखना चाहते हो तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा h/4 पाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। तो एक बार और देख लें आप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पोजीशन को या वेलोसिटी को एक साथ डिटरमाइन नहीं किया जा सकता।
है ना। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन वेलोसिटी और पोजीशन साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी, है ना। यानी कि पोजीशन को या वेलोसिटी को दोनों को एक साथ नहीं बताया जा सकता। अगर आपने एक बार वेलोसिटी को सही सही मेजर कर लिया तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, और अगर पोजीशन को सही मेजर कर लिया तो वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी। तो दोनों में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, ठीक है।